Hey, my dear students, welcome back to another video of English Communicative. And in this particular video, we are going to read how to write an article and what are the tips and tricks. So, without wasting more time, let's get the video started. सबसे पहले बेटा ये देखो कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं समझाने वाला हूँ। जनरली कोई भी आप मैगज़ीन उठा लो, कोई भी जनरल उठा लो या कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें ये सारी जो चीज़ें लिखी होती है ना, जो आप देख रहे हो, तो उसमें जो भी लिखा होता है ना, वो एक आर्टिकल के फॉर्म में होता है और इसी को हम एक आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल जब भी हम लिखते हैं ना, इसका मोटो ही यही होता है कि इसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। और हो सके तो ये राइटर के इंटरेस्ट में हो सकता है, या हो सके तो ये किसी करंट अफेयर के बारे में बता रहा है कि आखिर यहाँ पे ये चीज़ें हो क्या रही है, चल क्या रही है। कभी ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, कभी हिलेरियस भी हो सकता है, कभी उतना सीरियस भी नहीं हो सकता है। अब जब आप आर्टिकल लिखने जाते हो अपने एग्जामिनेशन में, तो आपको कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, द टाइटल शुड कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर, यानी द टाइटल शुड बी कैची। टाइटल ऐसा रखो जिसको पढ़ते ही अटेंशन ग्रैब हो जाए कि हाँ भाई, ये टाइटल बड़ा मस्त वाला है। द टॉपिक्स ऑफ द आर्टिकल्स शुड बी यूनिक एंड रेलेवेंट। जो भी आप टॉपिक्स लिख रहे हो उसमें वो यूनिक होने चाहिए और रेलेवेंट भी होने चाहिए। मतलब जो भी लाइन्स आप लिखते जा रहे हो वो उस टाइटल से मैच करता हुआ होना चाहिए। फाइंड द मेन गोल ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल। द गोल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, एडवाइस, कंपैरिजन, etc। और जब भी आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो ना, सबसे पहले ये सोचो कि आप किसको टारगेट करना चाहते हो। जैसे मान लो कि ये मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं किन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेटिव वालों के लिए, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर वालों के लिए तो नहीं। तो पहले तो मैंने क्या किया, अपने इस टारगेट को स्पेसिफाई किया। तो वैसे जब आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने टारगेटेड ऑडियंस को इमेजिन करो कि आप ये आर्टिकल किसके लिए लिखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप लिखो। बिगिन विद द स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस दैट एड्रेसेस द रीडर्स एंड गेट्स देम इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। और अगर हो सके तो आर्टिकल की स्टार्टिंग कुछ ऐसे लाइन्स से करो जो इंटरेस्टिंग हो और तुरंत जो रीडर्स है ना उसको एड्रेस करता हुआ हो। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट विद द कोटेशन इफ रेलेवेंट, यानी ये तो मैं बोलूँगा ये बहुत ही स्टार पॉइंट है। अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल आपके क्वेश्चन में आ गया जिसमें समझो कि आप उसके रिगार्डिंग कोई भी कोट लिख सकते हो, तो आप बेटा लिखना, कोट मिस मत करना। अगर लिखने लायक होगा तो जरूर लिख के आना वहाँ पे। यूज लिंकिंग डिवाइसेज लाइक हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, इन ऑर्डर टू, etc टू मेक द कंपैरिजन अपीयर अ होल, यानी आप इन वर्ड्स का जरूर यूज़ करना। नेक्स्ट है अवॉइड रिपीटेशन और ओवर द टॉप लॉजिक एंड रीजंस। बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट मत करना और जो लॉजिकल चीज़ें हैं वही बात बोलना, इलॉजिकल चीज़ें मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग द पॉइंट्स दैट इंटरेस्ट यू ओनली एंड नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। कोई भी ऐसा पॉइंट वहाँ पे मत लिखना आर्टिकल में जिसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट हो, आप जिसके लिए लिख रहे हो उसका कोई इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे वीडियोस बनाया जा रहा हूँ जिससे मेरे ऑडियंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। मान लो मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जिससे बच्चे उसको देख ही नहीं रहे, और मैं बोल रहा हूँ मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा उससे, कुछ नहीं होगा ना। तो वैसे ही आपको वो लाइन्स लिखनी है, वो चीज़ें लिखनी होती है अपने आर्टिकल में जो लगे कि सामने वाला इंसान क्या करेगा, उसको पढ़ेगा। राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग। जब आप एक आर्टिकल की एंडिंग कर रहे हो, जैसे एक मूवी होती है ना, तो मूवी की जब स्टार्टिंग होती है वो जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मूवी की एंडिंग करना। तो उसी प्रकार से आर्टिकल की स्टार्टिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उसकी एंडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और वो एक लॉजिकल एंडिंग होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी वहाँ पे आई और वी वर्ड ये सब का फर्स्ट पर्सन का यूज़ मत करना। मान लो कि आपने क्या देखा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई है ना, एबेंडन चाइल्ड पड़ा हुआ है, ऐसे छोटा सा बच्चा, क्योंकि वो लड़की है ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले फीमेल फोर्टिसाइड पे। तब आप ये नहीं बोलोगे कि आई सॉ अ स्मॉल चाइल्ड केप्ट ऑन द डस्टबिन, नहीं, वहाँ पे बोलोगे अ स्मॉल चाइल्ड वॉज केप्ट ऑन द डस्टबिन एंड इट वॉज डेफिनेटली अ डिस्टर्बिंग सीन फॉर एवरीवन। ऐसे आप लिख सकते हो, पर वहाँ पे कभी भी फर्स्ट पर्सन ऐसे यूज़ मत करना कि मैंने देखा, हमने ये जाना, ये वैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को आखिर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले होता है उसका हेडिंग जो बहुत ही कैची होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, बाई प्लस राइटर का नेम लिखोगे जस्ट उसके नीचे विदाउट लिविंग एनी लाइन। उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको लिखनी होती है बॉडी। अब बॉडी में क्या लिखोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट उसके नीचे होता है कंक्लूजन, ठीक। अब अगर मैं पूरे के पूरे इस मार्किंग स्कीम की बात करूं आपकी, तो ये मार्किंग स्कीम आपका टोटल आर्टिकल कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव वालों के लिए। सबसे पहला मार्क जो होता है वो आपको फॉर्मेट के लिए मिलेगा। दूसरा 3 मार्क जो है वो समझो कंटेंट के लिए, और 3 मार्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और 1 मार्क जो है वो एक्यूरेसी के लिए।
फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो आपने एक कढ़ाई लिया, ठीक है, आपको खाना बनाना है, तो ये जो कढ़ाई है वो है आपका फॉर्मेट, ठीक है। उसमें आप जो जो चीज़ें डाल रहे हो वो हो गया उसका कंटेंट, और जिस तरीके से आप उसको पका रहे हो और बना रहे हो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, ये हो गया उसकी एक्यूरेसी, यानी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है उसके लिए 1 नंबर, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपकी राइटिंग स्किल, अपने वर्ड्स को कैसे अरेंज किया है, अपने सेंटेंसेस को कैसे अरेंज किया है, किस तरीके से आपने लिखा है वो, और जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपने क्या कंटेंट डाला है, उस पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द आर्टिकल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख दिया, ठीक है। अब हेडिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई प्लस जिसका भी नाम दिया हुआ वो नाम लिख देंगे। उसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई कोटेशन अगर होगा तो कोटेशन देंगे, और अगर नहीं देने लायक है तो हम नहीं देंगे, वो कुछ भी ऐसे वैसे मत लिख देना, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी। अब बॉडी में हम क्या लिखते हैं, ठीक है। बॉडी में देखो, चाहे तो हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखेंगे, या कॉज एंड इफेक्ट, जितने भी प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखने के लिए दिए जाएंगे, वो इनमें से किसी 2 पे मतलब बोलो तो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप क्या देखोगे, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, यानी ग्लोबल वार्मिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या ये सूटेबल है? ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो कितना अच्छा होगा कि सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कॉज और इफेक्ट, यानी ग्लोबल वार्मिंग होने के कॉज क्या क्या है और इसके हो जाने के बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ रहे हैं। वैसे अगर मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करूँ, है ना, तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है भाई, ये एक इनिशिएटिव है, तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें लिखने, डिसएडवांटेज तो होगा ही नहीं, हम एडवांटेजेस पे बात करेंगे, ठीक है, फैक्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे होता है, और अगर स्वच्छ भारत अभियान किसी को हो गया तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये ध्यान में रखना, आपको ये चूज़ करना है कि जो भी टॉपिक आपके सामने है, क्या उसके मुझे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, या उसके कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हमें उस पूरे बॉडी में बताना है। कि अगर कुछ हो गया, जैसे अगर मैंने एक दे दिया ना बैन ऑन पॉलीबैग्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लेटर में दिया था बैन ऑन पॉलीबैग्स, तो पॉलीथीन बैग्स पे आपको बैन लगाना है, तो पॉलीथीन बैग जो है वो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे पूरे मेंशन करना है आर्टिकल में, ठीक। अब आता है बात लास्ट में कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होगा, चाहे तो आप पब्लिक से रिक्वेस्ट करोगे नॉर्मली, या आप सजेशन दोगे कि ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए, या कोई रेमेडियल स्टेप बताओगे। रेमेडियल स्टेप का मतलब मान लो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गया तो इसको हम ठीक कैसे करें। जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है और उसको हम ठीक करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है रेमेडियल स्टेप्स। तो आप कुछ स्टेप्स बताओगे कि ये चीज़ करके हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप सजेशन दे सकते हो कि ये किया जाना चाहिए। आई होप कि आपको बॉडी ऑफ द आर्टिकल एंड कंक्लूजन तो समझ में आ गया कि हम लिखेंगे क्या, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये समझो। एट द राइटर्स नेम, ये जितनी भी चीज़ें ना ये आपको करना है, राइटर का नेम लिखना है। द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट, टारगेट द ऑडियंस, बताया था आपको मैंने पहले ही। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ आर्टिकल्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंसर्न रीडर्स, ये उतना मैटर नहीं करता पर आप फॉर्मल ही रखना। नेक्स्ट, यूज़ प्रॉपर पंचुएशन एंड यूज़ एनी टेंस, पर्सन, वॉइस, एज मैनी एब्रिविएशंस एंड सेल्फ मेड वर्ड्स वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। तो इसको मैं कट कर दूंगा, तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोशिश करना है कि आप पैसिव वॉइस का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और फॉर्मल टोन ही रखना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आपको नहीं करना, ठीक है, उसमें देखो क्या है। जैसे डोंट राइट वेरी लेंदी आर्टिकल्स, कई बार क्या होता है कि बच्चे लिखते जाते वो भूल ही जाते कि हमें रुकना कहाँ है। तो जितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए चलना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए रुकना, कि आपको रुकना कहाँ पे है। नेक्स्ट, डोंट राइट लेंदी टाइटल। अब टाइटल को ना बहुत बच्चे लंबे लिख देते हैं, क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा हुआ है वैसे उससे कुछ लाइन उठाया और पूरा का पूरा लिख दिया, ऐसा नहीं करना आपको। ओनली द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन शुड बी अट्रैक्टिव एंड अटेंशन सीकर। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन यही दोनों आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा ना, चेक करेगा, वो सबसे पहले शुरू के लाइंस पढ़ेगा, फिर बीच के 2-3 लाइंस पढ़ेगा, फिर लास्ट वाले लाइंस पढ़ेगा, मार्क्स दे देगा। वो पूरा आर्टिकल आपका नहीं पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आर्टिकल को ऑर्गेनाइज करना है। डोंट फॉर्म एनी पैराग्राफ्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स को फॉर्म करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ और 3 क्वेश्चन से आप समझ पाओगे किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखनी है। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ईवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव नाउ बिकम अ नेसेसिटी कीपिंग इन माइंड हाउ द राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी
and burgeoning population has led to a tremendous demand of electric vehicles in the transport sector, स्पेशली इन अर्बन इंडिया। अब यहाँ पे बर्जनिंग का मतलब क्या होता है? बर्जनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, यानी कहो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आज की ज़रूरत बन चुकी है ना, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे व्हीकल्स के डिमांड बढ़ रहे हैं, और इस तरह से क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ना एक राइज आ रहा है, स्पेशली अर्बन इंडिया में, यानी जो सिटी वाले एरियाज हैं। सो राइट एन आर्टिकल ऑन अ वर्ल्ड विद अ स्मोक फ्री एंड क्लीन एयर, यानी भले ही व्हीकल्स बढ़ रहे हैं लेकिन उससे धुआं नहीं निकल रहा और जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रह रहा है। ये टाइटल आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। यूज द गिवन क्यूज अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज फ्रॉम द यूनिट साइंस। कहाँ से लेना है? ये साइंस वाले यूनिट से लेना है। अब बहुत सारे बच्चे एमसीबी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले मैं नॉर्मल चीज़ें ये सारी चीज़ें ना कवर कर लेता हूँ, फिर मैं एमसीबी पे फोकस करूँगा अगर हमारे पास टाइम बच गया, क्योंकि ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्यूज़ का मतलब होता है हिंट्स, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपके पास ना टोटल 4 हिंट्स दी हुई हैं। अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? वो आर्टिकल लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले हमने क्या डाला है? यहाँ पे हेडिंग डाला है। ठीक है, अब हेडिंग डालने के बाद हमने क्या करा? यहाँ पे बाय प्लस नेम लिख दिया, राइट। तो अब देखो हेडिंग मैंने क्या लिखा है जो दिया हुआ था, अ वर्ल्ड विद स्मोक फ्री एंड क्लीन एयर। अब यहाँ पे आप जब हेडिंग लिखते हो तो किस लेटर को कैपिटल रखना है, किस लेटर को स्मॉल रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी फर्स्ट लेटर आपके नाउन के, ठीक है, यानी आप समझ लो कि कोई भी कंजंक्शन हो गया या प्रीपोजिशन हो गया या आर्टिकल हो गया, इन तीनों को छोड़ के जो भी वर्ड आपको दिख जाए सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे ये तो फर्स्ट था ना, इसलिए ए कैपिटल हुआ। अदरवाइज देखो वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, ये विथ प्रीपोजिशन हो गया तो ये स्मॉल से स्टार्ट होगा। स्मॉक जो है वो एस कैपिटल होगा, क्लीन में सी कैपिटल होगा, एयर में ए कैपिटल होगा। ये ध्यान रखना, ये तरीका होता है कोई भी हेडिंग लिखने का। ठीक, अब यहाँ पे बाई मैंने मुरली शर्मा कर दिया। अब ये देखो मैं इसी की बात कर रहा था आपको, ये एक ब्यूटीफुल सा कोट है जो मैंने यहाँ पे दे दिया, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ, यानी पृथ्वी हमसे नहीं है, हम पृथ्वी से हैं, राइट। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? इन टुडेज वर्ल्ड एयर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न स्पेशली इन अर्बन एरियाज। द राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड डिफॉरेस्टेशन हैव लेड टू सीवियर एयर क्वालिटी डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है? जो क्वालिटी की कमी आ गई है। रिजल्टिंग इन स्मोक फिल्ड सिटीज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। यहाँ पे आप दिल्ली को भी मेंशन कर सकते हो एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में। द नीड फॉर क्लीन एंड फ्रेश एयर इज मोर क्रूशियल देन एवर। तो जब आप 2-3 आर्टिकल जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आप पढ़ोगे, बाकी आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको फैक्ट्स पे बात करनी है, आपको एज अ थर्ड पर्सन चीज़ों को देखना है और वहाँ पे लिखना है। जैसे दूसरा पैराग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इज द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी अगर हम एयर पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं या उससे हम लड़ना चाहते हैं तो एक हमारे पास तरीका है, वो है ईवीज, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना लेना। अनलाइक ट्रेडिशनल फ्यूल पावर्ड कार्स, EVs produce zero emission, reducing the release of harmful pollutants into the atmosphere. EV क्या करता है? ये जो इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है फ्यूल बर्न होने के बाद, उसको ये कम कर देता है। Additionally, promoting renewable energy sources like solar and wind power can further contribute to a pollution-free environment. And planting more trees and implementing strict regulations on industries can also help in maintaining air quality. Last, अब हम यहाँ पे conclusion की बात करेंगे. A smoke-free world is not just a dream, but a necessity for a healthy future. Governments, scientists and individuals must work together to embrace sustainable practices. अब बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम दे रहे हैं सजेशन। मैंने आपको बताया था ना, सजेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम दे रहे हैं एडवांटेजेस। ठीक है, कि ईवी के एडवांटेजेस क्या हैं? By making eco-friendly choices today, we can ensure a cleaner and healthier planet for future generation. सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, टूरिज्म इन इंडिया हैज़ बीन ऑन द राइज। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स एज गौरव तनेजा 10th B डिस्कसिंग द सर्ज इन टूरिज्म इन इंडिया सिंस 2021। यानी 2021 से इंडिया में क्या हुआ? टूरिज्म का राइज हुआ है, मतलब बढ़ा है वो। हाईलाइटिंग द की फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स ग्रोथ। तो ये आर्टिकल किस चीज़ पे है
कि टूरिज्म जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे कंट्री के इकोनॉमी में। यानी टूरिज्म क्या करता है, आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि टूरिज्म क्या करता है, हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करता है। कैसे करता है वो लिखना है। प्रपोज एडिशनल रिकमेंडेशंस टू फर्दर बूस्ट टूरिज्म एंड प्रिडिक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द अपकमिंग डिकेड। आपको ये कहाँ से लिया गया है, एमसीबी के ट्रैवल एंड टूरिज्म यूनिट से। कुछ यहाँ पे आपको हिंट दी हुई है, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना। अब इसका मैंने टाइटल क्या रखा है, द राइज ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई अच्छा सा था नहीं तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ विटनेस अ रिमार्केबल सर्ज सिंस 2021. With the easing of travel restrictions post-pandemic, people have resumed exploring India's diverse landscapes, historical sites and cultural heritage. अब हुआ क्या था कि कोरोना का समय था तो बहुत समय तक क्या हो गया था कि टूरिज़्म को बंद करके रखा गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, पैंडेमिक ख़त्म हुआ, उसके बाद लोगों ने वापस से हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या क्या आता है, लैंडस्केप आता है, हिस्टोरिकल साइट्स आते हैं, कल्चरल हेरिटेज आते हैं ना। Key factors contributing to this growth include improved infrastructure, government initiatives like Incredible India, and the rise of digital platforms promoting travel experiences. यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस जगह पे लोग घूमने के लिए जा रहे हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छी नहीं होगी तो भाई उसे देखेगा कौन, है ना। साथ साथ में गवर्नमेंट कुछ नई इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसे करके। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को शो कर रहे हैं। टू फर्दर बूस्ट टूरिज्म, इंडिया कैन फोकस ऑन इको टूरिज्म, सस्टेनेबल ट्रैवल एंड बेटर प्रमोशन ऑफ लेसर नोन डेस्टिनेशंस। यानी जिस जगह के बारे में लोगों को पता नहीं है उसको प्रमोट करना। Enhancing transport facilities, ensuring safety for tourists, and preserving heritage sites will attract more visitors. Additionally, investing in digital tourism and virtual experiences can make Indian tourism globally accessible. यानी मान लो कि आपको यहाँ से ताजमहल देखना है, ठीक है, तो आपको जाकर ताजमहल देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ पैसे लेकर उसका वर्चुअल टूर आपको घर बैठे ही करा दे, डेफिनेटली बैठे बैठे, तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं हुई, आपको उसके बारे में पता चल गया, आपने उस चीज़ को देख भी लिया और सब डन। इस तरह से क्या होगा कि ये ग्लोबली फेमस हो जाएगा। लुकिंग अहेड, इंडिया इज सेट टू बिकम अ टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन विद एन इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड अ बूमिंग डोमेस्टिक ट्रैवल सेक्टर। इफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर प्रायोरिटाइज, tourism will not only boost the economy but also preserve India's rich cultural legacy for future generation. तो यहाँ भी हमने किस चीज़ के बारे में बात किया बेटा, यहाँ हमने बात किया एडवांटेजेस पे, है ना, कि टूरिज़्म किस तरह से हमारे इंडिया को एडवांटेजेस देता है। और यहाँ पे भी हमने कुछ क्या किया, सजेशन डाला। तो लगभग आपके जो आर्टिकल्स होंगे वो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। थर्ड जो आर्टिकल है ये आपका है, देखो किस चीज़ पे, कि सम पीपल डू लेट नाइट वर्क so they can't wake up early in the morning. There are others who go to bed on time and wake up early in the morning. यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देर रात तक काम करते हैं, वो सुबह उठ नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी बेड पे चले जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसीलिए उनको क्या होता है, मॉर्निंग वॉक करने का टाइम मिलता है। यू आर आदित्य ऑफ क्लास 10A ऑफ ब्लू बेल स्कूल पुणे, write an article in about 100 to 150 words discussing the importance of morning walk। तो यहीं से हमको इसका टॉपिक मिल गया, टाइटल मिल गया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। और अगर चाहो तो इसको आप इन्हेंस कर सकते हो अपने तरीके से। ये कौन से यूनिट से लिया गया है, हेल्थ एंड मेडिसिन। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, हेल्थ एंड मेडिसिन से ना बहुत ज़्यादा, हेल्थ एंड मेडिसिन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, ऐसा तो मैं आपके एमसीबी बुक पे काम कर ही रहा हूँ, तो मैं देखकर बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दी हुई हैं और बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है कि आखिर कौन कैसे फ़ायदा करता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक बाय आदित्य 10th A। अब यहाँ पे मैंने एक कोड डाला है, क्या कोड डाला है, एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये आप खुद पढ़ लेना, मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लास्ट में मैंने ना यहाँ पे एक नॉर्मल सा आर्टिकल दे रखा है और ये आपके सिलेबस से नहीं है, बोलो तो एमसीबी से नहीं है, कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक आर्टिकल मैंने दे दिया। मान लो जैसे वो दिया था ना, यू रेड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ बेबी गर्ल फाउंड अबेंडन्ड एट द रेलवे स्टेशन, यू आर टच्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल कंसिडर द गर्ल चाइल्ड एज अ बर्डन
and not as an asset. Write an article for a magazine on saving the girl child, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हिंट्स प्रोवाइडेड. आपको हिंट्स दी होंगी, उसी हिंट से लिखना. जरूरी नहीं है कि जो लाइंस वहाँ पे लिखी हुई है वही लाइंस क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आर्टिकल में डालना है. आपको वहाँ से हिंट लेनी है और अपने लाइंस क्रिएट करके अपने आर्टिकल में डालना है. अब यहाँ पे जो इसका पूरा दिया हुआ है ना, वो मैंने दे रखा है, आप इसको पढ़ लो, कुछ तो आइडिया मिलेगा. हो सके तो इसको किसी यूनिट से आपका रिलेट कर दे. तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो, छोटा हो या बड़ा हो मुझे तो नहीं पता, आई थिंक बड़ा ही हो गया होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस. और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, आगे पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो और नीचे कमेंट करते रहो. बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है. डेफिनेटली कल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, संडे के दिन मैं शाम को आकर एक लाइव सेशन लेने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, ओमिशन की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो ओमिशन हो या ग्रामर हो, जो भी हो पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं वो रिवीजन कराऊँ. तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी.